लेकिन हम ब्रिक्स को पढ़ने से पहले हम बहुत सारी चीजें और डिस्कस कर रहे हैं, तब हम ब्रिक्स की तरफ जाएंगे, तब हमें ब्रिक्स की समझ आ जाएगी। ब्रिक्स को पढ़ने से पहले कुछ चीजों का आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोर और पेरिफेरल कंट्री में क्या फर्क है। कोर कंट्री कौन सा होता है, पेरिफेरल कंट्री कौन सा होता है। कोर कंट्री और पेरिफेरल कंट्री, कोर कंट्री की कुछ खसूसियात होती हैं। कोर कंट्री जो है बच्चों, उसमें होता है आपका नंबर 1 टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है उसमें। कोर कंट्री के अंदर बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है। कोर कंट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती है। कोर कंट्री के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा होता है। मतलब कोर कंट्री वही कंट्री होता है जो डेवलप्ड कंट्री होता है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं, कोर कंट्री कौन सा कंट्री होगा, जो डेवलप्ड कंट्री होगा। और पेरिफेरल कंट्री कौन सा होता है, जहां पे पूर गवर्नेंस हो, जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम भी ना हो, जहां पे वीक इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी ना हो, कमजोर मिलिट्री हो, अनडेवलपमेंट या अंडर डेवलपिंग या पाकिस्तान की तरह का एक मुल्क, हम पेरिफेरल कंट्री हैं। याद रखिएगा, ये जो कोर कंट्रीज होते हैं ना, कोर कंट्रीज होते हैं, जो जिन्हें हम आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। कौन सी डेवलप्ड, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है बच्चों, ये हमेशा पेरिफेरल कंट्रीज को यूज करते हैं, इनके रिसोर्सेज को यूज करते हैं, इनके रिसोर्सेज को यूज करके ये डेवलप हुए होते हैं। किसी ना किसी टाइम पे कोर कंट्री ने किसी न किसी पेरिफेरल कंट्री के ऊपर कब्जा करके रखा था, उस कंट्री से वो रिसोर्स, जैसे यूके आज कोर कंट्री है और इसने इंडिया के ऊपर कब्जा करके रखा, इंडिया से इसने रिसोर्सेज लिए और चला गया वापस। इससे अगली बात जो समझाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ सारे लेक्चर का जो मतलब बात है वो ये है बच्चों कि कोर कंट्री के लिए लाजमी है कि वो अपने साथ छोटे छोटे पेरिफेरल कंट्रीज को मिला के रखे। अगर वो छोटे कंट्रीज को साथ नहीं मिला के रखेगा, मतलब आप समझ लो, गांव के चौधरी के लिए लाजमी है कि सबको साथ लेके चले, तब भी उसका खुदराहट बची रहेगी। अगर वो गांव का चौधरी कमजोर पड़ जाएगा तो उसकी जगह कोई और ले लेगा। यही इंटरनेशनल रूल बेस्ड सिस्टम में भी यही चीज। तो कोर कंट्री क्या है माइका बेटा, इधर देखो, कोर कंट्री कौन सा होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। पेरिफेरल कंट्री कौन सा होगा, जो वीक होगा। तो कोर कंट्री हमेशा पेरिफेरल कंट्री के लिए ऐसी फैसिलिटीज या ऐसी चीजें या ऐसे काम करेगा जिससे पेरिफेरल कंट्री हमेशा के लिए कमजोर ही रहेगा और कोर कंट्री स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। याद रखिए, हमने वर्ल्ड वॉर 2 का थोड़ा सा नाम सुना हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 कब से लेकर कब तक हुई थी? वर्ल्ड वॉर 2 बच्चों देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 जो है 1939 से लेकर 1945 तक है। कब से लेकर कब तक हुई थी? 1939 से लेकर 1945। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप ऑलमोस्ट तबाह हो चुका होगा। यूरोप तबाह हो गया। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा यूरोप तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे मुल्क में रिकंस्ट्रक्शन के लिए तुम्हें लोन प्रोवाइड करूंगा, तुम्हें मैं रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा यूरोप अच्छे वाला यूरोप बना दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, तुम्हें मेरा साथ दोस्त बन के रहना पड़ेगा। अब जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो पागल है, वो कहेगा मैं नहीं बनना तुम्हारा दोस्त। तो अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका जो कि कोर कंट्री था, उसने यूरोपियन कंट्रीज को पेरिफेरल कंट्री बना दिया, अपने साथ अटैच कर दिया। क्या देंगे? लोन प्रोवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर, जो इन्वेस्टमेंट होगी अमेरिका की। अब अमेरिका ने कहा
कि मैं चाहता हूं कि दोबारा यूरोप का इस तरह का हाल ना हो, मेरे साथ आओ, बैठो, नेटो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अच्छा, अमेरिका ने कहा इससे भी कुछ नहीं बनना, इधर आओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, और इस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की पावर कौन रखेगा? अमेरिका। शाबाश। इस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वोटिंग पावर जो है वो यूएसए रखेगा। मैं ना ये अक्सर बच्चों को समझाने के लिए बात करता हूँ, अक्सर बच्चों को ये समझाने के लिए बात करता हूँ कि बच्चों, क्या आईएमएफ से हमें 6-8 बिलियन डॉलर इतना इंपॉर्टेंट है लेना? नहीं। आईएमएफ का 6-8 बिलियन डॉलर किसी भी मुल्क के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। किसी भी मुल्क के लिए आईएमएफ का 6-8 बिलियन डॉलर सिग्निफिकेंट नहीं। और पाकिस्तान जिसकी 25 करोड़ पॉपुलेशन है, 6-8 बिलियन डॉलर हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट है कि हम आईएमएफ की कही हुई हर बात मानने के लिए तैयार हैं। एक मिनट बच्चों को अच्छा जी। तो बात समझाने का मकसद ये था सारा, तो अमेरिका ने 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, टू कंट्रोल स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज। 2 बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए ताकि छोटे कंट्रीज को कंट्रोल कर सके। हाँ, मैं बता रहा था कि हमें लोन लेना आईएमएफ से इतना लाजमी क्यों है? इसलिए लाजमी है बच्चों कि आईएमएफ ने लोन के साथ हमें एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना है। वो डॉक्यूमेंट लेके जब हम किसी कंट्री के पास जाएंगे लोन मांगने, तो हमें वो लोन दे देगा। अगर हम उस डॉक्यूमेंट के बगैर, गारंटी के बगैर लोन लेने जाएंगे तो हमें लोन नहीं देगा। वो कहेगा हमेशा के तुम डिफॉल्ट कर जाओगे, अगर डिफॉल्ट कर गए तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। हम कहेंगे कि हम डिफॉल्ट नहीं करते, वो कहेंगे जाओ जाकर आईएमएफ से सर्टिफिकेट लेके आओ। नहीं, उसका नाम यही है, आईएमएफ की भी यही नाम है इसमें। 5-6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट जो हमें गारंटी देगा। वो डॉक्यूमेंट लेके हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और उनको कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। जी क्वेश्चन। जब हम आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, तो बाकी लोगों से मैच्योरिटी नहीं दिया भाई, बाकी किसी मुल्क का, अच्छा आईएमएफ से कितना कर्जा ले रहे? आईएमएफ से कर्जा ले रहे 6 बिलियन डॉलर 5 सालों में। मतलब अगले 5 सालों में हमें 6 बिलियन डॉलर देना आईएमएफ में। इतनी बड़ी अमाउंट है, कोई कुछ भी नहीं है छोटे से कंट्री के लिए, कुछ भी नहीं है छोटे बड़े, इतने बड़े मुल्क के लिए 6 बिलियन डॉलर। हम 40-50 अरब डॉलर तो सिर्फ टैक्स ही इकट्ठा कर सकते हैं, और हम पता कितने टैक्स ऑलरेडी इकट्ठा करते हैं? 40 अरब डॉलर। और जरा जोर लगाए तो 5 अरब डॉलर और भी इकट्ठा कर सकते। तो क्या इतना हमारे लिए सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट बेसिकली इसलिए है कि बाकी कंट्रीज ने हमें लोन तब देना है, ऑयल उधार तब देना है, गैस उधार तब देनी है जब हम उनके पास आईएमएफ की दी हुई गारंटी लेके जाएंगे। आईएमएफ ने गारंटी दे दी तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन बच्चों, इस आईएमएफ पे खेल लेना जो पेरिफेरल छोटे कंट्रीज है ना, डेवलपिंग कंट्रीज, इनको तंग बड़ा किया। इनको बहुत ये मतलब अजीब सी शरायत है ना कि तुम अपने मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ तब तुम्हें लोन देगी। वोटिंग पावर किसके पास है? यूएसए के पास। अगर तुम अपने मुल्क में खवातीन को राइट्स दोगे तब तुम्हें लोन देगी। अगर मुल्क में ये काम करोगे, ये काम करोगे, ये काम करोगे तो तुम्हें लोन दे देगी, वरना नहीं देगी। चाइना के साथ ताल्लुकात खराब कर लो, लोन दे देगी। इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लो, लोन दे देगी। अफगानिस्तान में तालिबान को कहो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लोन दे देगी।
अमेरिका ने सारी ये शराइत रखी है हमारे पास, ये सारी शराइत हमने मुल्की है पिछले 20 सालों में, हमें इसलिए IMF लोन दे रहे हैं। अच्छा, इस चीज को देखते हुए ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था IMF, इस चीज को देखते हुए जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, उन्होंने एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की। इमर्जिंग इकोनॉमीज मार्कर एक मार्कर इमर्जिंग इकोनॉमीज ने ना एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हो? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 मुल्कों ने मिलके एक ब्लॉक बनाया। इनिशियली इसमें 4 मुल्क थे, कौन कौन सा? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2006 में बेसिकली इसका ना आइडिया 2001 में ना, मैं रोज दूंगा उस बंदे का, इस तरह से मिनी वाले करके बंदे का नाम है, उसने इसका आइडिया दिया था कि अब ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, इंडिया और चाइना जैसी इकोनॉमीज है, इनको अमेरिका के डॉलर के चुंगल से निकल आना चाहिए, इनको खुद कोई ऐसा ब्लॉक बनाना चाहिए कि एक दूसरे को ये सपोर्ट कर सके। तो इन्होंने फिर ब्रिक बनाया। पहले क्या बनाया? ब्रिक। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2006 में बनाया ब्रिक, और फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो क्या बनाया फिर? ब्रिक्स। अच्छा, ध्यान से सुनिए अगली बात। अब ये ब्रिक्स करेगा क्या? ब्रिक्स में अभी फर्दर कुछ कंट्रीज ऐड हुए। कौन से? UAE नंबर 1, नंबर 2 इसमें ऐड हुआ है इजिप्ट, नंबर 3 इसमें ऐड हुआ है ईरान, और सऊदी अरबिया के भी ऐड होने की बहुत ज्यादा चांस। पाकिस्तान ने भी अप्लाई कर दिया। मतलब ये ब्रिक्स वाले करने क्या जा रहे हैं पता है? इधर ध्यान करो। ये ब्रिक्स वाले ऐसी करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने कुछ चाइना से चीज मंगवानी है ना, तो वो करेंसी यूज करके मंगवा ले, डॉलर से। अभी हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी भी कंट्री से कोई चीज मंगवानी है तो हम डॉलर में ट्रेड करते हैं, हमने उसको डॉलर प्रोवाइड करने हैं तो उसने हमें वो प्रोडक्ट दे दी। अब इसने जी अभी ब्रिक्स प्लस हो गए, ब्रिक्स के साथ कुछ कंट्रीज और भी ऐड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे जो पेपर में आ सकती है ना चीज, तो ये आ सकती है जो आएगी, ये साल 2024 में इसके ऊपर पूरा ऐसे आया हुआ, 23 में या 24। इसमें क्या ऐसे था, या क्वेश्चन था कि ब्रिक्स को ज्वाइन करने से पाकिस्तान के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, और ब्रिक्स को ज्वाइनिंग में पाकिस्तान के सामने कौन सी हर्डल है। मैं आपको नोट्स पे जो डाउनलोड हो जाए, चलो मैं भेज रहा हूँ, आप ऑनलाइन वालों आप लोगों को भेज रहा हूँ। हो गया सर, इधर से आप लोगों को मिल गया, डाउनलोड हो, ऑनलाइन वालों को मिल गया, कबीर मिल गए, अब्दुल्ला, अबू बकर, हो गया दोनों एक, अच्छा दोनों के पास, ठीक है। BRICS originated as a concept by economist Jim O'Neill in 2008, who identified Brazil, Russia, India, and China as the world's fastest growing economies. Initially coined BRIC, the group aimed at highlighting the potential economic power these economies could create. मतलब ये इकट्ठी हो जाए तो क्या कर सकती है, आगे आगे हिस्ट्री एंड एक्सप्लेनेशन, ये भी छोड़ दे नीचे आगे। ब्रिक्स ऑब्जेक्टिव क्या है,
इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक दूसरे की इकोनॉमिक वेलबीइंग के लिए हमने एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करना है, काम करना है। रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उनमें जो गवर्नेंस हो रही है, मतलब उनमें अगर कुछ गलत तरीका का, जैसे आईएमएफ क्या कहते हैं, लोन लेना ले लो लेकिन ये शराइत पूरी करो, तो आईएमएफ के सामने एक ऐसी बॉडी बनाई जाए ताकि आईएमएफ को भी पता हो कि कंपटीशन है, मैंने अगर अपने पेरिफेरल कंट्रीज को साथ रखना है तो मैंने उनकी भी कुछ बातें मानी। डेवलपमेंट इनिशिएटिव मतलब ब्रिक्स क्या करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने जा रहे हैं, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस करने जा रहे हैं, और डेवलपमेंट इनिशिएटिव मतलब डेवलपमेंट पर्पस के लिए लोन देगा। की कंट्रीब्यूटर्स क्या है, कहता है ब्राजील जो है एडुकेशन एडवोकेट बनेगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट का, रशिया जो है वो टाइज अपनी अच्छी करेगा ब्रिक्स के साथ ताकि अमेरिका की से टेंशन ना हो, इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाहेगा क्योंकि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी इंडिया बनना चाहता है, और चाइना जो कि ऑलरेडी दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, वो बाकी कंट्रीज को साथ में ला के वो खुद कोर कंट्री में बाकी पेरिफेरल कंट्रीज बनेंगे, और साउथ अफ्रीका जो कि अफ्रीका के इंटरेस्ट को इस यूनियन के अंदर उजागर करेगा। Current dynamics and implications, the expansion of BRICS aims to create a more representative and democratic international system. कहते हैं ज्यादा अच्छा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आएगा ब्रिक्स के आने से, द इंक्लूजन ऑफ मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर, जिसमें ज्यादा जिनके पास एनर्जी वो भी आ जाएंगे, जैसे सऊदी अरेबिया ईरान के पास, और गैस ऑयल परचेज बहुत ज्यादा रिजर्व्स है, एंड कंज्यूमर इट्स मेंबर्स एनहांसिंग इट्स कैपेसिटी टू, कहते हैं ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे। पाकिस्तान की क्या पोजीशन और अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, ट्रेड बढ़ेगी ब्रिक्स वालों के साथ, पॉलिटिकल है कि दुनिया को हम एक मैसेज देंगे कि पाकिस्तान भी आपका पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो गया है, और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन है कि क्लोजर टाइज विद ब्रिक्स वुड हेल्प पाकिस्तान डाइवर्सिफाई इट्स इंटरनेशनल पार्टनरशिप, reducing its reliance on traditional western allies, कहते हैं जो वेस्टर्न अलायंस है ना अमेरिका और उसके अलाइड कंट्रीज, उनसे हमारा थोड़ा ध्यान हट जाएगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक जो अलाइनमेंट है ना, ये हमारे लिए हमेशा से टेंशन है। ठीक हो गया, आप मैंने तो ये 4 पॉइंट दिए, आपके 8 पॉइंट आपने अपॉर्चुनिटीज के ढूंढने हैं, 4 पॉइंट आपने थ्रेट्स के लिए, 12 पॉइंट्स आपने। ओके जी, कल इसका टेस्ट दे दोगे यार, तुम लोग टेस्ट नहीं देते, आज मैं कल से टाइम टेबल में आएगा टेस्ट, टाइम टेबल में आएगा।